अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी सेहत में मैं हूं डॉक्टर इनाम दानिश। पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में स्पेशली केसेस में इजाफा हो रहा है। आज का ये प्रोग्राम इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आपको सोशल और मेडिकल दोनों एस्पेक्ट के बारे में बताऊं कि प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। नाज़रीन, जिस वक्त कोरोना स्टार्ट हुआ है तो पाकिस्तान हमारी गवर्नमेंट ने नारा लगाया कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। एक ऐसा दुश्मन जो नज़र भी नहीं आ रहा है, जो इतना ख़तरनाक दुश्मन है, अगर आप उससे डरेंगे नहीं तो तैयारी क्या करेंगे? और लड़ना कैसे? लड़ने के लिए हथियार चाहिए होते हैं। अभी तक ना कोरोना की वैक्सीन है, ना ही कोई मेडिसिन है कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए, तो ना आपके पास हथियार हैं, तो आप लड़ेंगे कैसे? तो एक्चुअली नारा तो ये होना चाहिए था कि कोरोना से बचना है, कोरोना से डरना भी है और बचना भी है। लड़ तो अभी हम सकते ही नहीं हैं। फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए गवर्नमेंट को भी ज़ाहिर है कि रेवेन्यू चाहिए, और पब्लिक भी बहुत दिन तक घर नहीं बैठ सकती। गवर्नमेंट ने जब तमाम कारोबार को दोबारा शुरू किया तो आइडियली उनको चाहिए था कि एक पाबंदी लाते हैं मास्क की, मगर आप ये देखें कि मास्क की पाबंदी का कहीं पे जिक्र नहीं है। एसओपी कहते हैं कि एसओपी फॉलो करें, एसओपी फॉलो करें। भाई किसको मालूम है, कितने लोग जानते हैं कि एसओपी क्या होता है? आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात क्यों नहीं करते कि मास्क लाइए, हाथ धोएं और फासला रखें। आप कारोबार खोल सकते थे, लेकिन इसके साथ आप मास्क ना पहनने की पेनल्टी रखते। 100 रुपीज़ भी अगर आप पेनल्टी रख दें तो मेरा ख्याल है कि 10 रुपये का मिलने वाला मास्क जब लोग 100 रुपीज़ में ख़रीदेंगे तो यकीनन वो उसकी पाबंदी करेंगे। तो इसका बड़ा आसान तरीका था। पूरी दुनिया ने, बाकी सब ने मास्क ना पहनने पे पेनल्टी रखी है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कहीं जिक्र भी नहीं है मास्क पहनने का। बस सिर्फ यही कहते हैं कि एसओपी फॉलो करें। ऐसे भाई एसओपी के बारे में आप पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है कि एसओपी क्या है। आप सीधा सीधा कहें कि मास्क पहनिए। इस वक्त हमारे पास जो हथियार है जिससे हम लड़ सकते हैं पब्लिक, वो है एहतियात, स्पेशली मास्क। और मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं पेशेंट का, अपनी जान हथेली पे रख के, अपनी जान दाव पे लगा के, रिस्क पे रख के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उनको चाहिए पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। हम टीवी पे देखते हैं कि चाइना से धड़ाधड़ एरोप्लेन आ रहे हैं पीपी लेके, लेकिन वो पीपी कहाँ है? डॉक्टर्स को नहीं मिले। हमारे हॉस्पिटल में एक भी पीपी नहीं आया। ज़्यादातर डॉक्टर अफेक्टेड हुए हैं। एक डॉक्टर शहीद हुआ, कितने ही लोगों के घर वाले अफेक्टेड हुए, किसी के पेरेंट्स को लग गया, किसी के बहन भाई की डेथ हो गई। तो वो पीपीई कहाँ है? अगर आपको ये जंग लड़नी है तो आवाम को मास्क पहनना पड़ेगा, डॉक्टर्स को पीपीई प्रोवाइड करने पड़ेंगे ताकि वो अपने पेशेंट का प्रॉपर इलाज कर सकें। इसी सिलसिले में आप ये देखें कि कितने डॉक्टर्स अपनी जान से गए, मेडिकल स्टाफ अपनी जान से गया, और उनकी कोई कवरेज नहीं है। अब मीडिया में कोई कवरेज नहीं है। एक प्रोफेसर की डेथ एक जनरल की डेथ के बराबर है। मेडिकल का एक प्रोफेसर फौज के जनरल के बराबर है, मगर ना डॉक्टर्स को कवरेज मिलती है, ना पीपीई प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका और सबसे बड़ा नुकसान उन पेशेंट्स को हुआ है जो हार्ट के या सांस की बीमारी थी, उनके जो पेशेंट थे। मोर्टेलिटी बहुत हुई है, और वो ज़्यादातर मोर्टेलिटी घरों पे हुई है। उसकी वजह यही थी कि वो पेशेंट पहुंच नहीं पाए हॉस्पिटल, और अगर हॉस्पिटल पहुंचे भी तो डॉक्टर्स इतने खौफज़दा थे कि वो उनको टच करते हुए भी ये सोचते थे कि कहीं इनको कोरोना ना हो, और उनकी अपनी जान खतरे में पड़ सकती थी। यही वजह है कि इस 8-9 महीने के अंदर हार्ट के और चेस्ट के बहुत सारे पेशेंट अपने घरों पे एक्सपायर हुए हैं और उनकी डेथ हुई है। तो रीज़न यही थी मेन। अभी भी मैं यही कहता हूँ कि डॉक्टर्स को पीपीई चाहिए। आप एक मास्क प्रॉपर्ली डॉक्टर को प्रोवाइड कर दें और पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करें कि वो मास्क पहने। जहाँ तक आवाम का ताल्लुक है, हमारी पब्लिक को अभी भी ये यकीन नहीं है कि कोरोना कोई ख़तरनाक मर्ज है। लोग हंसना शुरू कर देते हैं कोरोना के नाम पे। जिसकी फैमिली में कोई कोरोना हुआ है, उन्होंने कोरोना देखा है, उनको तो यकीन आ सकता है, लेकिन जनरल पब्लिक को तो यकीन ही नहीं है। उनका ख्याल ये है कि एक डेथ डिक्लेयर करने पर डॉक्टर को 2 से 3 हज़ार डॉलर मिलते हैं। जो लोग अपनी जान खतरे में डाल के आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनके बारे में ये बदगुमानी है कि ये हज़ारों डॉलर डॉक्टर्स को मिलते हैं। ये इंटरनेशनल साजिश है। आपको इसको इनकाउंटर करना है।
आप टीवी प्रोग्राम पे हर वक्त पॉलिटिक्स के ऊपर टाइम टाइम हो रही होती है, लेकिन क्या आप अपने लोगों की जान माल के लिए, उनकी हिफाजत के लिए, सेहत की हिफाजत के लिए ये अवेयरनेस पैदा नहीं कर सकते कि भाई वाकई ये कोरोना एक डिजीज़ है? आप कोरोना के अफेक्टेड जो पेशेंट हैं, जो रिकवर हो गए हैं, उनके इंटरव्यू दिखा सकते हैं टीवी पे, वो किस तकलीफ से गुजरे हैं। वो लोग जिनके प्यारे दुनिया से रुखसत हो गए हैं, उनके अहबाब के, उनके घर वालों के इंटरव्यू आप टीवी पे दे सकते हैं कि वो बता सकें ये कितनी ख़तरनाक बीमारी है और उनके मरीज कितनी तकलीफ से इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। इस सिलसिले में हमारे मजहबी और सियासी रहनुमाओं ने भी कोई ख़ास इंसानियत का वो सलूक नहीं किया कि आप ये देखें कि न जलसे रुके हैं, न जुलूस रुके हैं, और आवाम की सेहत को ख़तरे में डाल के ये तमाम काम किए गए हैं। तो उनको भी सोचना चाहिए, हमारे उलमा को भी सोचना चाहिए, हमारे पॉलिटिशियंस को भी सोचना चाहिए कि अगर इंसानी जान खतरे में पड़ रही है तो वो जलसे जुलूस को रोक भी सकते हैं, बाद में हो जाएंगे। ज़िंदगी है तो सारे काम होते हैं, जान है तो जहान है। ज़िंदगी नहीं होगी तो फिर इन जलसे जुलूस को कौन करेगा, किसका फ़ायदा होगा? अब आते हैं मेडिकल एस्पेक्ट के ऊपर कि ये फैलता कैसे है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। कोरोना स्प्रेड करता है रेस्पिरेटरी मेथड से, कि सांस के ज़रिए। ये नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए एक मरीज से दूसरे किसी भी शख्स में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो डिस्टेंस कम से कम 1 मीटर यानी कि 3 फीट का डिस्टेंस ज़रूर होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि 6 फीट हो, लेकिन कम से कम 3 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए ताकि जो मरीज़ कोरोना का है उससे बचा जा सके। अगर कोरोना का पेशेंट भी और आम पब्लिक सब मास्क पहने तो इसके ज़रिए बचने के चांसेस ज़्यादा हैं। दूसरे जो कोरोना के पेशेंट हैं, उनके जो घर वाले हैं, उनको एहतियात करनी चाहिए कि उनको टच ना करें, उनकी हर चीज़ अलग होनी चाहिए। ख्याल ये भी किया जा सकता है कि उनको टच करने से भी कोरोना लग सकता है। इसके ऊपर भी ये सोचा जा रहा है और इसके कुछ प्रूफ्स भी हैं कि स्टूल के ज़रिए यानी कि वॉशरूम में पखाने के ज़रिए भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर कॉमन एक ही वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं कोरोना का पेशेंट भी, बाकी घर वाले भी, तो चांसेस हैं कि उनको भी लग सकता है। दूसरे, ये ड्रेन सिस्टम, जो गटर उबल रहे होते हैं, जो कराची में तो ख़ास तौर पे आप देख रहे हैं कि गटर उबल रहे होते हैं, तो इनके ज़रिए भी स्प्रेड कर सकता है। तो आप जो बच सकते हैं, आपके पास एक ही तरीका है, मास्क पहनिए, बार बार हाथ धोइए, और कोशिश ये करें कि अपने हाथ जो हैं वो नाक, मुंह या आंख पे ना लगे। कोई ऐसी जगह जहां पे कोरोना के पेशेंट ने छींका हो या खांसी की हो, उस जगह पे भी डिपॉजिट हो सकते हैं कोरोना के। यानी कि फॉर एग्जांपल आप बैंक गए या किसी भी जगह पे गए जहां पे वो कोरोना अफेक्टेड सरफेस है, वो जगह है, वहां आपने हाथ टच किया तो वो आपके हाथ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन इससे इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन तभी होगा जब ये हाथ नाक को लग जाए या मुंह को लगे या आंख को लगे। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप मास्क पहनिए। एयरबॉर्न भी हो सकता है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इसके ड्रॉपलेट जो है वो हवा में घूम रहे होते हैं, तो जो कोरोना के आसपास पेशेंट हैं उनको ये हवा के ज़रिए भी लग सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने घर पे रहें, जो ज़रूरी काम है उसके लिए निकलें, लेकिन एहतियात ये है कि मास्क पहन के रहें। कोरोना ट्रांसफ़र हो सकता है जब पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी अगर हो, अभी उसमें अलामात ना हुई हो, तब 1-2 दिन पहले से ही कोरोना दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र हो सकता है। जिन दिनों में सिम्टम्स होती हैं वो 8-10 दिन, तो उसमें तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि दूसरे लोगों को ट्रांसफ़र हो सके, जिसे वायरल शेडिंग भी कहते हैं। और कुछ लोग जो ज़्यादा सिम्टोमेटिक होते हैं उनमें ये प्रोलॉन्ग भी कर सकता है। आमतौर पे 8-10 दिन तक जो है स्प्रेड करता है, लेकिन अगर कोई डिजीज़ ज़्यादा है, जैसे नमूनिया हो गया या हॉस्पिटलाइजेशन हो रही है, उन पेशेंट में इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि ये प्रोलॉन्ग पीरियड में शेडिंग कर सकता है, दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो इसकी एहतियात करने की ज़रूरत है। इसकी अलामात के सिलसिले में देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है फीवर। फीवर तकरीबन 99% लोगों में फ़ीवर की अलामात नज़र आती हैं, लेकिन आजकल जो कराची में देखने में आ रहा है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है, उनको फीवर भी नहीं है, एसिम्टोमेटिक पेशेंट है लेकिन वो पॉजिटिव आ रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं, तो एहतियात करने की ज़रूरत है। बाकी सिम्टम्स के अंदर ये जस्ट लाइक फ्लू है। आप जैसे फ्लू की अलामात होती हैं
कि फीवर है, खांसी होती है, लोगों को गला ख़राब होता है, नाक बंद हो जाती है, चेस्ट टाइटनेस थोड़ी बहुत महसूस होती है। तो ये वो जो आम तौर पे फ्लू की अलामात कहलाती हैं, उसी तरह ये फ्लू की तरह होता है। एक डिफरेंस है, फ्लू और कोरोना वायरस की अलामात में एक फ़र्क है कि फ्लू के अंदर स्मेल और टेस्ट ख़त्म नहीं होता है, लेकिन कोरोना के पेशेंट में काफ़ी पेशेंट ऐसे हैं, तकरीबन 70%, और ख़ासतौर पर फीमेल्स, जिनके अंदर स्मेल ख़त्म हो जाती है और टेस्ट ख़त्म हो जाता है। कुछ दिन के लिए सूंघने की सलाहियत और जायका, ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं। कोरोना की अलामात में डायरिया भी है, जस्ट लाइक फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के अंदर भी इसी तरह होता है कि पेशेंट को नौजिया होता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है और फीवर होता है। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये कोरोना है या फ्लू है, ये कोरोना है या फूड पॉइजनिंग है। तो सिम्टम तकरीबन एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती होती हैं, और बाकी भी गला ख़राब है, सर्दी लगना है, नज़ल, आम तौर पे रनिंग नोज़ इतनी ज़्यादा इसके अंदर नहीं होती, ड्राई कॉफ ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को बलगम भी आ सकता है, लेकिन ड्राई कॉफ के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ लोग सर्दी महसूस करते हैं और बॉडी एक बहुत ज़्यादा होता है। आमतौर पर सबसे ज़्यादा लोग कंप्लेन करते हैं कि इतना बॉडी में पेन हमें कभी नहीं हुआ जितना इन दिनों। तो बॉडी पेन और वोमिटिंग, डायरिया, ये सारी कंडीशंस होती हैं। मगर फीवर, कुछ लोग ऐसा भी होता है कि चंद दिन उनको फीवर हुआ, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो ऐसे लोग समझते हैं कि वायरल फीवर है, चंद दिन में ठीक हो गया, लेकिन ख्याल रखें कि ये फीवर हो सकता है यंग आदमी को तो कुछ ना कहे, लेकिन घर में जो बाकी एजड लोग हैं उनको मुतासिर कर सकता है। आप कोरोना डिजीज़ को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो है जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट होते हैं, अलामात नहीं होती, सिर्फ फीवर हुआ ख़त्म हो गया। कुछ तो बिल्कुल सिम्टमलेस होते हैं कि कोई फीवर भी नहीं है, कुछ को सिम्टम्स फीवर हुई ख़त्म हो गया। कुछ को माइल्ड डिजीज़ होती है। माइल्ड डिजीज़ में वो तमाम अलामात जो अभी हमने डिस्कस किए हैं कि फीवर है, खांसी होती है, मोशन हो सकते हैं, वोमिटिंग है, चिल है, सर्दी लगने लगती है, बॉडी पेन है, ये सारी चीज़ें माइल्ड डिजीज़ में आती हैं। उसके बाद मॉडरेट डिजीज़ है। जब माइल्ड डिजीज़ किसी को होती है तो मॉनिटर करते रहना चाहिए कि अब डिजीज़ बढ़ तो नहीं रही है, क्योंकि ये नेक्स्ट फेज़ में अगर जाएगी, जिसको मॉडरेट फेज़ कहते हैं, इसको पल्मोनरी फेज़ भी कहते हैं, कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आदमी को खांसी होती है और नमूनिया है और उसके एक्सरे के अंदर फाइंडिंग आ जाती है। तो अगर किसी पेशेंट को खांसी है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट टाइटनेस है, तो ये मॉडरेट डिजीज़ के अंदर आ जाता है। यही वो फेज़ है मॉडरेट डिजीज़ का फेज़ कि जिसके अंदर पेशेंट को ब्लड थिक हो सकता है और उस क्लॉटिंग की वजह से भी मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लड थिक होने की वजह से इवन कि हार्ट अटैक हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको कहते हैं कि लंग के अंदर ब्लड क्लॉट, बॉडी के किसी भी हिस्से के अंदर क्लॉट बन सकता है। तो अब हम आगे और इसको डिस्कस करके फिर बताएंगे कि किस पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पल्स ऑक्सीमीटर लें और घर पर रख के अपनी सेचुरेशन चेक करें, ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करें। अगर रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30, यानी कि जो सांस लेने की स्पीड है 1 मिनट में 30 टाइम्स पर मिनट या इससे ज़्यादा है, या ऑक्सीजन सेचुरेशन आप प्रोब लगा के देखते हैं सेचुरेशन 94% से कम है, तो और एक्सरे पे आप देखते हैं कि नमूनिया, आमतौर पे इसमें नमूनिया बायलेटरल दोनों साइड पे होता है, 50% से ज़्यादा लंग को कवर करता है, तो आप इसको सीवियर डिजीज़ में कंसिडर करते हैं। इसके बाद फेज़ आता है क्रिटिकल। क्रिटिकल फेज़ के अंदर डिफरेंट ऑर्गन फेलियर होता है, इनके सांस की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी फेलियर है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन के अंदर स्ट्रोक भी हो सकता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर बॉडी के अंदर पूरी कहीं पे भी वो अफेक्ट कर सकती है। तो ये क्रिटिकल फेज़ कहलाता है। और इस क्रिटिकल फेज़ में साइटोकाइन स्ट्रोम भी कहते हैं, साइटोकाइन रिलीजिंग सिंड्रोम भी इसको कहा जाता है क्रिटिकल डिजीज़ के अंदर। तकरीबन 80% के करीब लोग वो माइल्ड डिजीज़ तक ही रहते हैं और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। 20% के करीब पेशेंट वो हैं जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, और
तकरीबन 6% को आईसीयू की ज़रूरत होती है। किन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है? जिनको वो पेशेंट जिनका सांस फूलना शुरू हो जाए, एक रूम से दूसरे रूम में जाए, सांस फूलना शुरू हो जाए, या बात करते हुए सांस फूलना शुरू हो जाए, या कन्फ्यूजन हो ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ब्रेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता, तो इन लोगों को चाहिए कि पल्स ऑक्सीमीटर आप देख रहे हैं कि सेचुरेशन लेस देन 94% है, तो इन लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत हो सकती है। तो इनको चाहिए कि मॉनिटर करते रहें अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पल्स ऑक्सीमीटर लें, अपनी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखें, सांस की प्रॉब्लम देखें, चेस्ट टाइटनेस देखें, और चलने फिरने में भी अगर सांस की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। कुछ ये समझे कि 10 to 17 ईयर्स की वो एज है जिसके अंदर अमन हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत कम पड़ती है, और 50 प्लस वो लोग हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। एज से इसका ताल्लुक है। डिजीज़ सब में हो सकती है, बच्चों में भी हो सकती है, बड़े लोग में भी हो सकती है, मोर्टेलिटी सब में हुई है, यंग डॉक्टर भी एक्सपायर हुए हैं, मगर 50 प्लस जो लोग हैं उनमें चांसेस ज़्यादा हैं मोर्टेलिटी के, उन पे डेथ के और सीवियर डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं अगर एज 50 है। तो पाकिस्तान में मोर्टेलिटी तकरीबन 2.1% है, अमेरिका में कुछ ज़्यादा है 2.8%, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है। हमारे यहाँ यंग लोग हैं, इसलिए कंपैरेटिवली मोर्टेलिटी कम है दुनिया में यंग लोगों ने की वजह से। अब ये कि किन लोगों में ज़्यादा खतरा होता है? खतरा है 50 प्लस जो एज है, डायबिटिक पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, हार्ट फेलियर के पेशेंट है, कैंसर के पेशेंट है। इन लोगों में इम्यूनिटी कम होती है, तो इनको ज़्यादा चांसेस हैं कि डिजीज़ सीवियर हो सकती है। इसलिए इनको अगर डिजीज़ होती है तो आप मॉनिटर ज़्यादा अच्छे तरीके से करें कि ये डिजीज़ बढ़ के आगे सीवियर ना हो जाए। एस्थमेटिक पेशेंट, लिवर डिजीज़, डायबिटीज़ टाइप 1 टाइप 2 कुछ भी हो सकती है, ये किडनी डिजीज़, इन लोगों में ख़तरा ज़्यादा है। तो अगर कोई पेशेंट ओवरवेट है, कोई पर्सन ओवरवेट है, एज 50 प्लस है और डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, दूसरी डिजीज़ को हैं, तो इनको चांसेस ज़्यादा हैं कि ये डिजीज़ सीवियर हो सकती है। सिर्फ माइल्ड तक नहीं रुकेगी, ये मॉडरेट भी हो सकती है, ये सीवियर भी हो सकती है। इन लोगों की मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप कोरोना से कैसे बच सकते हैं? बचने के लिए ज़रूरी है कि स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दें, अपना वेट कम करें, अच्छी नींद लें, वेजिटेबल फ्रूट्स लें, डेली एक्सरसाइज करें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ओवर एग्जर्शन से परहेज़ करें कि जिससे इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जिंक भी यूज़ करते हैं, जिंक की जो मेडिसिन होती हैं, विटामिन डी के बारे में भी कहा जाता है, विटामिन सी के बारे में भी कहा जाता है। तो ये लेने में कोई हर्ज नहीं है, अभी तक कोई चीज़ प्रूव नहीं है, लेकिन जो कुछ हमें अभी तक मालूम है उस पर एहतियात करनी चाहिए कि इन चीज़ों के ज़रिए आप बच सकते हैं कोरोना के ज़रिए के डिजीज़ से। माइल्ड पेशेंट में तो हम टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई डिजीज़ बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर उनके टेस्ट होते हैं, जैसे ब्लड के टेस्ट हैं, उसमें भी कुछ इंडिकेटर आते हैं। जस्ट लाइक ये चूँकि फ्लू टाइप ही होता है और एक्सरे में नमूनिया ही की शक्ल होती है, लेकिन थोड़ा सा इसका एक्सरे डिफरेंट है बाकी नमूने से। ये आमतौर पे दोनों लंग को इन्वॉल्व करता है, पेरिफेरी में ज़्यादा होता है और लंग के जो नीचे वाले पोर्शन है बेजल एरिया उसको ज़्यादा इन्वॉल्व करता है। इससे आइडिया कुछ होता है कि ये वो नमूनिया नहीं है। आम तौर पे जो नमूनिया बैक्टीरियल नमूनिया होता है, वायरल नमूनिया, ये थोड़ा सा डिफरेंट नमूनिया, इसका पैटर्न एक्सरे के ऊपर डिफरेंट होता है। ब्लड के अंदर वो जो होते हैं प्लेटेट वो बढ़ जाते हैं, न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं। बाकी हम अगर लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, LFTs, ALT, AST वो डी रेंज होते हैं, LDH है, फेरेटिन हम इसके अंदर चेक करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन CRP जिसको कहते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद हम जो इसके अंदर क्लॉट बनने की चांसेस हैं तो उसके भी सारे टेस्ट करते हैं, PTINR करते हैं, FDP है, D डाइमर है। ये तमाम चीज़ें हैं जिससे हम आइडिया करते हैं कि पेशेंट किसका स्टेटस क्या है, कि ये किस तरफ जा रहा है, आया ये
सीवियर इलनेस की तरफ जा रहा है, क्रिटिकल इलनेस की तरफ जा रहा है, तो ये तमाम टेस्ट हैं जिनसे हम करते हैं। एक्सरे है, सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, और बाकी ये ब्लड टेस्ट हैं जिनसे कुछ आइडिया हो जाता है कि डिजीज़ का इस वक्त सीवियरिटी क्या है। तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट जिसमें पॉजिटिव हो गया, एक तो फिर ये कि जब हम टेस्ट करते हैं पीसीआर का, पीसीआर की सेंसिटिविटी तकरीबन 60% के करीब है, कि अगर हम नाक के ज़रिए करते हैं तो 63-64% चांसेस हैं, और अगर थ्रोट के ज़रिए करते हैं तो 32% चांसेस हैं कि पीसीआर पॉजिटिव है। बाकी नेगेटिव भी आ सकता है। यानी कि पीसीआर का नेगेटिव होना ये मतलब नहीं है कि डिजीज़ नहीं है। अगर अलामात हैं तो हम पीसीआर को रिपीट भी करते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट टेस्ट नेगेटिव आ गया, सेकंड टेस्ट नेगेटिव आ गया, थर्ड टेस्ट के अंदर पॉजिटिव आ जाता है, तो लोग ये कहते हैं कि हमने अब तक कोरोना का टेस्ट करा लिया, वो नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर जानता है कि कोरोना का टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी ये कोविड पेशेंट हो सकता है। इसके ऊपर बहुत सारी लड़ाइयाँ भी होती हैं डॉक्टर्स और पेशेंट के अटेंडेंट के अंदर। वो कहते हैं डॉक्टर साहब जब पीसीआर नेगेटिव है तो हमारा पेशेंट कोरोना नहीं है, ये नमूनिया है। लेकिन डॉक्टर बाकी एक्सरे और ब्लड की फाइंडिंग देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये कोविड है, इनको कोविड वार्ड में होना चाहिए ताकि बाकी लोग अफेक्टेड ना हो। इसके ऊपर अच्छी खासी लड़ाइयाँ भी होती हैं इमरजेंसी के अंदर। लोग विलिंग नहीं है, लोग डिनाइल फेज में होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमारे पेशेंट को कोरोना नहीं है, क्योंकि कोरोना होने का मतलब ये है कि उसको कुछ भी हो सकता है। अब मेंटली तौर पे प्रिपेयर भी होना है और उसके लिए एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की तरफ भी जाना पड़ेगा। तो आम तौर पे लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि पीसीआर नेगेटिव है तो पेशेंट को कोरोना नहीं है। माइल्ड डिजीज़ के अंदर यूजुअली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं कि पेशेंट को टेम्परेचर है, आप पैरासीटामोल दे दें, इवन ब्रुफिन भी दे सकते हैं, जो टेम्परेचर की चीज़ें, खांसी है कफ सिरप दे सकते हैं। तो इस तरीके से अगर डायरिया है पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाएं, ओआरएस दे दें, तो ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ उसका ट्रीटमेंट डिफरेंट है। मॉडरेट डिजीज़ के अंदर एंटीवायरल थेरेपी देते हैं, जैसे रेमडेसिविर आजकल बहुत कॉमन है, बहुत मशहूर मेडिसिन है। इसके अलावा स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। और एक नई एक मेडिसिन है जो अभी ट्रायल फेज में है, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी कॉकटेल। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये ही ट्रीटमेंट मिल रहा है और उससे वो इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एंटीबॉडी कॉकटेल अभी सिर्फ ट्रायल फेज में है, उनको भी इंसानी हमदर्दी की बेस पे रिक्वेस्ट करने पर दिया गया, जनरल पब्लिक के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमारे पास मेन टूल वो डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड और रेमडेसिविर यही मेडिसिन है जिससे हम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस अगर लगते हैं, क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जब पेशेंट आया वायरल ये कोविड नमूने के साथ, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन हॉस्पिटल में आईसीयू में हो सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। अगर सीवियर डिजीज़ हो तो एक्टिमरा एक मेडिसिन है और वो भी यूज़ की जा सकती है, ये बल्कि यूज़ करते हैं। लेकिन ये तमाम जितनी भी मेडिसिन है कोई प्रूफ नहीं है, सब ट्रायल फेज़ के अंदर है। तो ये कह लें ना हमारे पास वैक्सीन है, ना हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है। ये सारी जितनी भी मेडिसिन है ट्रायल बेसिस पे। HCQ हम पहले यूज़ करते थे, एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते थे, लेकिन अब उनका रोल नहीं है, वो यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी होती है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ऑक्सीजन को हम फेस मास्क के थ्रू दे सकते हैं, हाई फ्लो नेज़ल कैनुला होता है उसके थ्रू दे सकते हैं, और CPAP के ज़रिए यूज़ करते हैं। और अगर फिर भी पेशेंट को हाइपोक्सिया हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन पूरी ना हो रही हो, तो फिर वेंटिलेटर के पर जाना पड़ता है। एक और चीज़ है इसमें, प्रोन पोजीशन के अंदर भी हम देखते हैं कि अगर पेशेंट को उल्टा लेटा दिया जाए तो आमतौर पे मॉडरेट टू सीवियर डिजीज़ में ये करते हैं। जो पेशेंट वेंटिलेटर पे उनको भी करते हैं, और जो वेंटिलेटर पे नहीं हो उनको भी ट्राई करके देखते हैं कि उल्टा लेटने से सेचुरेशन बढ़ जाती है, ऑक्सीजन सेचुरेशन बेहतर फील करते हैं पेशेंट। नाज़रीन, आखिर में मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि डॉक्टर मसीहा होते हैं, अपनी जान हथेली पर डाल के आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो भी इंसान है, वो भी ख़तरे में होते हैं, आपकी वजह से उनको भी इन्फेक्शन होता है, उनकी भी डेथ होती है, उनकी फैमिली में भी इसकी वजह से लोग अफेक्टेड होते हैं। तो डॉक्टर से कोऑपरेट करें। अगर एक पेशेंट डॉक्टर को लगता है कि ये कोविड है तो आप उसको कोऑपरेट करें, आप जिद ना करें। यहाँ पे ऐसा होता है कि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं कि आपने हमारे पेशेंट को कोविड कैसे डायग्नोज कर दिया, इसको तो कोविड है ही नहीं। तो डॉक्टर से कोऑपरेट करें, डॉक्टर आपका मसीहा है, आपकी हेल्प करना चाहता है।
उसने ज़िंदगी भर मेहनत करके एक आदमी इस मकाम पे पहुंचा है। और एंड ये होता है कि हमारी सोसाइटी का एक बिहेवियर है कि डॉक्टर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। कोई भी आता है, जब घर पे तो देखते नहीं है। घर पे एक अगर किसी की डेथ हो जाए तो कहते हैं अल्लाह की मर्जी, उसकी इतनी लाइफ थी, इतनी ज़िंदगी लिखवा के आया था पेशेंट जो है। को कभी का आपने सुना है कि कभी किसी ने अपने आप को मारा पीटा हो कि पेशेंट की घर पे डेथ हो गई है कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं? ऐसा नहीं है। हॉस्पिटल में बीमारी की वजह से वही पेशेंट अगर एक्सपायर हो जाता है तो डॉक्टर्स को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस ये पैदा करें कि डॉक्टर आपके दुश्मन नहीं है, आप उनसे कोऑपरेट करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, यकीन दिलाएं कि अगर आप उनके साथ हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे तो डॉक्टरों को एक तरफ बीमारी से लड़ना होता है, दूसरे घर वालों की टेंशन। डेथ डिक्लेयर करते हुए डर लगता है कि अब कोई भी भांजा भतीजा वो एक्टिव हो जाएगा और वो मारना पीटना शुरू हो जाएगा। जोशीले नौजवान, सारा जोश इनको इमरजेंसी के अंदर होता है। वो जोश घर पे ख़त्म हो जाता है। घर पे डेथ हो जाए किसी की तो वो जोश किसी के अंदर नहीं होता है जो इमरजेंसी के अंदर होता है। वहाँ सबको जोशीले होते हैं, हर कोई बढ़ बढ़ के जो है वो लड़ना शुरू कर देता है। मैं इसी प्रोग्राम के वजह तरफ से ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी सोसाइटी में चेंज लेके आइए, डॉक्टर को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। हॉस्पिटल्स को भी चाहिए कि डॉक्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ दें। हॉस्पिटल और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि डॉक्टर्स को सेफ्टी दें, उनका तहफ़्फ़ुज़ करें। और एंड में मैं चलते चलते फिर वही कहता हूँ कि इस वक्त हमारे पास इस खतरनाक दुश्मन से लड़ने का एक ही हथियार है और वो है मास्क। आप अवेयरनेस पैदा करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ में, सब में। जो लोग बाज़ार जा रहे हैं, आप हर मार्केट के एंट्रेंस के ऊपर पुलिस को खड़ा कर दें कि जो बगैर मास्क के आए आपने उसको 100 रुपीज़ का मास्क देना है। आप देखिएगा अगले दिन यही 10 रुपये का मास्क जब 100 रुपीज़ का मिलेगा, नेक्स्ट डे वो लोग जब बाज़ार आएंगे मास्क पहन के आएंगे। ज़्यादा पेनल्टी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 100 रुपीज़ पेनल्टी कीजिए। ये इसको हम रोक सकते हैं, इस डिजीज़। कोरोना की सिम्टम्स आमतौर पर 2 से 14 दिन के अंदर आती हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव है या लगता है कि कोरोना है तो आप सेल्फ आइसोलेशन करें। कोई सिम्टम ना हो तो 10 दिन के बाद आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं। और अगर सिम्टम्स होती हैं तो हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें, ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। प्लाज्मा थेरेपी के बारे में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। कुछ लोग इसकी अप्रूवल तो है मगर कंफर्म नहीं है कि इसका कोई बेनिफिट है भी या नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ नई है जो प्रेसिडेंट ट्रंप को लगी है, एंटीबॉडी कॉकटेल, ये अगर मार्केट में आ गई तो बहुत इफ़ेक्टिव होगी। अर्ली स्टेज पे ला के प्रिवेंशन की जा सकती है, डिजीज़ से बचा जा सकता है। तो अर्ली स्टेज पे अगर जिसका कोई कांटेक्ट हुआ है, अभी सिम्टम नहीं भी आई हैं या कोरोना पॉजिटिव है, इन लोगों में अगर ये एंटीबॉडी लाई जाए तो इसका बेनिफिट हो सकता है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप तो बेहतर हो रहे हैं, अल्लाह करे कि अगर ये ट्रायल कामयाब होते हैं तो ये मार्केट में अवेलेबल होगी और सभी को इसका फ़ायदा होगा।